जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों आज एक ये वीडियो में डाल रहा हूँ काल सर्प योग के बारे में। पिछले 2-3 महीने में मेरे पास ऐसी कई कुंडलियाँ आई देखने के लिए जिनमें किसी में काल सर्प योग थे और किसी में नहीं थे। जिनमें काल सर्प योग होता है वो तो वास्तविक रूप से होता भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि काल सर्प योग नहीं होता, लेकिन ज्योतिष के चक्कर में कई भोले भाले लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं और वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि सही क्या और गलत क्या है, और ऐसे लोगों का शोषण भी बहुत होता है। तो आज मैं काल सर्प योग के बारे में जो भ्रम होते हैं उनको दूर करना चाहता हूँ। तो आशा है कि आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए मालूम पड़ जाएगा कि काल सर्प योग कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों ये जो सामने देखिए ये जो कुंडली है, इस कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर लिखे हुए अंक। इन अंकों का मतलब होता है, ये अंक मतलब क्या है, ये अंक जो हमारी जो राशियाँ होती है जिससे हम हिंदी में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन बोलते हैं। तो जैसे अभी ये जो 1 नंबर है ये मेष राशि हो गई, ये वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, 1 नंबर को एरिस, फिर है टॉरस, फिर है जेमिनी, फिर है कैंसर, फिर है लियो, फिर है 6 नंबर है वर्गो, 7 नंबर है लिब्रा और ये है स्कॉर्पियो 8 नंबर, 9 नंबर है सेजिटेरियस और फिर ये 10 नंबर है कैप्रिकॉन, 11 नंबर है एक्वायरियस और 12 नंबर है पाइसेस। ये सब राशियाँ है। किसी भी कुंडली में कई बार क्या होता है कि लोग ये नंबर देख के भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ सबसे ऊपर जैसे 8 नंबर लिखा है, तो लोग इसको ज्योतिष की भाषा में इसको ये जितने भी ये जो 12 खाने हैं इनको ज्योतिष की भाषा में भाव बोलते हैं, भाव, लेकिन मैं यहाँ पर इनको घर कहूँगा। ये इस पूरी कुंडली में 12 घर बने हुए हैं। ये 1 नंबर से 12 नंबर तक 12 घर है, इनको हम इंग्लिश में हाउस बोल सकते हैं। तो ये जहाँ भी जिस घर में या हाउस में मतलब ये जो ग्रह बैठे हुए हैं वो उस भाव में उसका वो फल देते हैं। जैसे मान ली यहाँ पर जैसे ये जो 7th भाव है, 7th हाउस है। अब कुंडली में ये 7th हाउस को बोलेंगे, या नंबर तो 2 लिखा है, ये नंबर 2 तो राशि का हो गया, वृषभ राशि टॉरस, लेकिन ये भाव है 7th भाव है, ये 7वां घर है, ये 7वां हाउस है, 7th हाउस है। कैसे? ये सबसे पहले जो ऊपर जो होता है ये इसको फर्स्ट भाव बोलते हैं, फर्स्ट हाउस या फर्स्ट घर बोल सकते हैं, पहला घर। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब नंबर भले या कुछ भी हो, लेकिन ये भाव या हाउस या घर ये इसी तरह बोले जाते हैं कुंडली में हमेशा। अब देखना ये है कि काल सर्प योग कैसे बनता है। तो जैसे यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ पे ये राहु और सैटर्न लिखा हुआ है, मतलब शनि और राहु दोनों साथ में। यहाँ पर चंद्रमा है, मून, यहाँ पर मंगल है, मार्स, यहाँ पर गुरु बुध है, जुपिटर और मर्क्यूरी, यहाँ पर सन है, सूर्य, और यहाँ पर है वीनस शुक्र, और यहाँ पर है केतु। अब यहाँ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे ये राहु यहाँ पर है और केतु ये यहाँ पर है। राहु और केतु हमेशा किसी भी कुंडली में हमेशा आमने सामने रहते हैं। कोई भी कुंडली होगी तो राहु और केतु, जैसे बाकी ग्रह तो एक के साथ दूसरा मिल सकता है, कोई भी ग्रह एक के साथ दूसरा जोड़ी बना सकता है, लेकिन राहु और केतु कभी किसी कुंडली में कभी इनकी जोड़ी नहीं बनती, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं दोस्तों।
ये 180 डिग्री पर रहते हैं। ये जो भी 12 खाने हैं, ये एक खाना 30-30 डिग्री का है दोस्तों। तो जैसे 12 खाना 30 डिग्री इंटू करेंगे तो 360 डिग्री का ये पूरा ये कुंडली बन गई। ये 360 डिग्री क्या है? ये 360 डिग्री हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो आकाश है, वो उसका ये नक्शा पूरा। तो ये जो 30-30 डिग्री का ये घर है, तो ये करके पूरा 360 डिग्री का है। और ये राहु और केतु हमेशा 180 डिग्रीज 180 डिग्री के रूप में आमने सामने रहते हैं। ये कभी एक साथ में नहीं मिलते। इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कैसे कि जैसे अभी राहु यहाँ पर है, तो राहु के साथ शनि बैठा हुआ, तो यहाँ राहु के साथ दूसरा ग्रह कोई भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सबकी कुंडलियाँ अलग अलग होती है। यहाँ पे मैं तो एक एग्जाम्पल के रूप में आपको ये कुंडली आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर ये राहु है, फिर ये चंद्र हो गया, ये मंगल, ये जुपिटर, मर्क्यूरी, ये सन, ये वीनस और केतु। अब यहाँ पर ये जो मैंने एरो बनाया है, देखिए ये जो तीर के निशान है, तो इसको समझने वाली बात क्या है, ये देखिए ये सब क्लॉकवाइज ये एरो है। मतलब ये इस तरह जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, उसी तरह ये एरो बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो राहु की जो भी स्पीड होती है, जो इसकी गति होती है, ये जो भी राशि परिवर्तन करता है, तो ये यहाँ से इस राशि में आएगा, फिर यहाँ से इस 4 नंबर पे जाएगा, 4 से फिर 5 में जाएगा, 5 से 6 में, 6 से 7 में, 7 से फिर 8 में आएगा। इसी तरह ये आगे 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 ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन बाकी जो ग्रह है, कौन से, जैसे ये चंद्र है, मून, मंगल, ये बुध है, गुरु है, ये सन है, वीनस है, शुक्र है, ये सब ऐसे नहीं चलते। ये इस तरफ चलते हैं, ये एंटी क्लॉक चलते हैं, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। और ये हमेशा क्लॉक वाइज चलते हैं, राहु और केतु, सब 2 ग्रह। अब सोचने वाली बात यह है कि कालसर्प योग कैसे बनता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कुंडली में देखिए कि राहु और केतु के अंदर जो ये जो चक्र है, इसके अंदर बाकी सब ग्रह है। ये राहु और केतु के इस तरफ, इस साइड में एक भी ग्रह नहीं है। यहाँ पर एक भी ग्रह नहीं, जहाँ जहाँ क्रॉस लगे हुए वहाँ पर एक भी ग्रह नहीं है। इसका कारण यह है कि ये पूरी मतलब ये जो खाने जो घर है, हाउस है, यहाँ पर एक भी ग्रह नहीं है। यही कारण है कि ये कालसर्प योग की कुंडली इसी तरह बनती है। कैसे? जैसे यहाँ पे ये राहु है, राहु यहाँ से जब आगे मतलब कि आगे के जो हाउस में जाएगा, तो यहाँ से फिर ये सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ आते ही ये जो चंद्र ग्रह इसको हिट करेगा। फिर यहाँ से जब ये आगे चलेगा तो आगे मंगल है या कोई भी ग्रह हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जैसे मैंने कुंडली बताया सबकी कुंडली में ये सेम टू सेम नहीं हो सकती है। तो वो किसी भी खाने में कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन वो राहु उसको हिट जो करेगा वही मतलब कि उसको नुकसान करता है। जैसे राहु यहाँ से आया चंद्रमा को, तो यहाँ पे उसने चंद्रमा को हिट किया, फिर यहाँ मंगल मार्स को हिट किया, फिर यहाँ जुपिटर मरकुरी यानी गुरु और बुध को हिट किया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो सन और सूर्य को हिट करेगा, फिर यहाँ से वो वीनस शुक्र को हिट करेगा, और फिर यहाँ आएगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसी तरह ये केतु भी फिर वापस अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा आमने सामने रहते हैं। जैसे सूर्य यहाँ है तो अभी सॉरी ये राहु यहाँ है तो ये केतु यहाँ है। जैसे ही ये राहु यहाँ पर आएगा तो केतु यहाँ पर आ जाएगा, फिर जैसे ही राहु यहाँ पर आएगा तो केतु यहाँ पर आ जाएगा, फिर जैसे ही राहु यहाँ पर आएगा तो केतु यहाँ आ जाएगा, फिर जैसे ही राहु यहाँ आएगा तो फिर केतु यहाँ पर आएगा, फिर जैसे ही राहु यहाँ पर आ गया तो केतु यहाँ आएगा, फिर वापस वो अपनी पूरी जो ये राउंड है यूनिवर्स का करके फिर वापस वो वहीं आ जाता। तो इस तरह ये हमेशा घूमते रहते हैं। अब राहु वैसे दोस्तों एक राशि में 18 महीने तक रहता है। एक राशि जैसे अब ये 2 नंबर लिखा हुआ, ये टॉरस राशि है, ये वृषभ राशि है। अब मान लीजिए इसमें 18 महीने रहेगा, 18 मंथ, फिर 18 मंथ के बाद में फिर दूसरी फिर आगे वाली जो जेमिनी राशि है इसमें चला जाएगा, इसमें भी 18 महीना रहेगा दोस्तों। इसी तरह ये टोटल 12 राशि में ये 18 महीने रह के फिर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। उसी तरह केतु भी इसी तरह मतलब कि आगे आगे ये केवल 7 वर्ष ही रहता है, लेकिन चलते एकदम साथ में। और इसकी जो राहु की जो विषोत्तरी दशा होती है वो भी 18 वर्ष की होती है। गोचर में 18 महीने रहते हैं, लेकिन महादशा में इसकी 18 वर्ष की आती है दोस्तों। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कालसर्प योग कैसे बनता है। जैसे मान लो ये राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाने चाहिए। यदि एक भी ग्रह
ये राहु और केतु से बाहर निकल गया तो वो कुंडली कभी भी काल सर्प योग की नहीं मानी जाती है। ये बिल्कुल ज्योतिष का सही सिद्धांत है। यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई आपको बोल रहा है कि भाई आपकी काल सर्प योग की कुंडली है, तो आप ये देखिए उसमें कि राहु और जो केतु है उसके बाहर की तरफ कोई ग्रह तो नहीं है। यदि उसके बाहर की तरफ कोई भी ग्रह है, इन बाकी जो ग्रह है, जो ये 7 ग्रह है, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि बाहर है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको मानने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कुंडली काल सर्प योग की है। ये निश्चित बात है दोस्तों। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि इसका कारण क्या होता है। इसका कारण यही है कि लोग जैसे ये जो राहु है, इस राहु को सांप माना गया है, मतलब स्नैक माना गया। तो स्नैक जो होता है उसके मुंह में जहर होता है दोस्तों, उसकी पूंछ में जहर नहीं होता। तो केतु है जो सांप की पूंछ है और राहु है सांप का मुख है, तो ये माउथ है उसका, स्नैक का। तो ये जैसे जैसे आगे चलेगा इसके रास्ते में जो भी ग्रह आएगा वो इसको कहते हैं कि वो अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, डसेगा। तो वो उसको हिट करता जाएगा, उसको डसता जाएगा। तो यहाँ से ये जाते हैं सीधे चंद्रमा को हिट करेगा, इसको नुकसान पहुँचाए, फिर मंगल को, फिर गुरु, बुध है, जुपिटर, मरकुरी, सूर्य, सन, वीनस, इनको सबको वो हिट करता करता उनको मतलब कि ग्रसित करता करता वो आगे बढ़ेगा और इस तरह वो उन चीज़ों को नुकसान करेगा। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे राहु की मतलब शनि मित्र है और यदि इसी भाव में मतलब कि वो शनि की भी राशि है तो वहाँ थोड़ा कम नुकसान करेगा। लेकिन यहाँ पर यदि वो इसकी शत्रु राशि है कोई भी तो वो उसको नुकसान थोड़ा ज़्यादा करेगा। और यदि इसके साथ में यदि इसकी महादशा नहीं हो, जैसे 18 वर्ष की जो महादशा आती है राहु की, यदि वो नहीं है तो भी इतनी तकलीफ वो नहीं देगा। लेकिन यदि काल सर्प योग भी है और यदि राहु की महादशा भी यदि आ गई है तो फिर उस समय थोड़ा उसको, उस जातक को थोड़ी तकलीफ, जीवन में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। और राहु एक ऐसा ग्रह दोस्तों कि ये जिस भाव में होता है उस भाव को नुकसान करता है। और ज़रूरी नहीं कि इसी भाव में होने से ही मतलब कि वो काल सर्प योग बनता है। जैसे मान लीजिए राहु आज यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है, लेकिन बाकी कुंडली में मान ली किसी की भी कुंडली में राहु है यहाँ पर और केतु यहाँ पर है, तो ये जो बाकी के ग्रह है ये इतने इतने इस फील्ड में होने चाहिए तो वो भी काल सर्प योग बनेगी। बाकी ये सब खाली होना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर राहु है और यहाँ पर केतु है तो भी ये इसी फील्ड में होने चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए राहु है और यहाँ पर केतु है तो इस फील्ड में होने चाहिए। यहाँ पर यदि राहु है, यहाँ पर केतु है तो इस फील्ड में सब वो ग्रह होने चाहिए। मतलब राहु के सामने कोई भी ग्रह नहीं आना चाहिए, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह नहीं आने चाहिए, तो वो मतलब काल सर्प योग की कुंडली नहीं मानी जाएगी। यदि राहु के सामने यदि सारे ग्रह आ गए राहु और केतु के बीच में तो वो काल सर्प योग की कुंडली मानी जाती है और वो उसमें थोड़ा हमें सावचेत रहना पड़ता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन में तकलीफ़ें सबके आती है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी तकलीफ़ें आई है, उनका जीवन यदि देखें तो हम तो बहुत सुखी मानेंगे अपने आप को। तो लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यह है, दुख तकलीफ तो आती है, लेकिन इंसान का धर्म है कि वो अपने जीवन में कभी निराश नहीं हो, अपना आत्मविश्वास बरकरार रखे और जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको विवेक से और समझदारी से उनका हमें मुकाबला करना चाहिए दोस्तों। तो ये जो काल सर्प योग के बारे में मैंने आपको आज बताया है तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अंत में एक बार मैं और बोल देता हूँ कि ये राहु और केतु के बाहर यदि कोई भी एक भी ग्रह हो तो उस कुंडली को कभी भी काल सर्प योग की कुंडली नहीं माना जाएगा। यह बिल्कुल निश्चित बात है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब कल मैं इसके आगे जो एक कुंडली में और डालने वाला हूँ उसको मैं बताऊँगा कि काल सर्प योग जो होता है तो कौन से भाव में होने से उसका क्या क्या फल होता है, तो उसमें मैं थोड़ा आपको विस्तार से, क्योंकि अभी ये जो कुंडली नहीं इसमें मैं आगे बताने जाऊँगा तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं आज इसको यहीं पे उसका ऐड कर देता हूँ। तो कल मैं दूसरा उसमें डालूँगा, इसमें ये बताऊँगी कि कौन से भाव में जो ये हाउस है, कौन सी राशि है, जो ये जो नंबर लगे हुए हैं इसमें, उस हिसाब से मैं आपको उसका फलादेश बताऊँगा कि भाई कि उसमें क्या क्या फल है और आपको क्या क्या उसका उपाय करना चाहिए, या वो अपने अगले वीडियो में डालूँगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। एक निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों में भी
उसके लिए कहें और मुझे एनकरेज करें, सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।